हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारी परिवार एसएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने क्वेश्चन लिया है वो मिक्स है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, बाकी आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज भी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। फिलहाल चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, यानी कहने का मतलब क्या है, अब लिफ्ट की देखो जो कंडीशंस होती हैं उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बार क्या होगा कि लिफ्ट जो है, सॉरी, लिफ्ट जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, और एक वो कंडीशन क्या है कि एक समान त्वरण से, या फिर मतलब एक समान त्वरण क्या बोल सकते हैं, सीधा एक समान वेग से अगर जा रही है तो उसमें त्वरण होगा नहीं। दूसरा क्या है, त्वरित वेग से ऊपर जा रही होगी। अगला ये है कि या तो लिफ्ट नीचे आ रही होगी, या तो त्वरित वेग से मतलब त्वरण के साथ आ रही होगी, उसका जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा होगा, या फिर वो एक समान वेग से आ रही होगी। वेग मतलब जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका मतलब जो त्वरण है वो शून्य रहेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप इस बात को समझेंगे थोड़ा सा भी, अगर आप लिफ्ट में ट्रैवल किए हैं तो आप ऐसा समझो कि आपको इस चीज़ को आपने रियलाइज किया होगा। बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आप इसको समझेंगे कि जैसे लिफ्ट है, अब इस लिफ्ट में कह रहा है कि भैया व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। मतलब किस लिफ्ट में अधिक होगा, जो लिफ्ट क्या होगी, ऊपर की ओर, ठीक, ऊपर की ओर त्वरित होगी। यानी अगर आप यहाँ पर हैं, ये आप हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये आप है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर ये आप हैं। अब क्या होगा कि अगर लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, अपना वेग परिवर्तित करती हुई लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है अपना भार क्या होगा, आपको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि आप इस बात को समझेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु पर, देखिए जब भी किसी वस्तु, मान लीजिए ये आप, अगर इसका देखो, अगर इसका भार यहाँ पर देखो, ये भार जो होता है इसका mg, और इस पर जो प्रतिक्रिया बल होता है क्या होता है, वो r होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा समझो कि नीचे की ओर जो भार होता है वो आपका mg जो होता है, और ये r होता है। तो ये जो आपका प्रतिक्रिया बल होता है, ऐसे सिचुएशन में जो हमारा भार होता है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति का जो भार होता है वो कैसा होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब लिफ्ट अगर नीचे की ओर त्वरित वेग से जा रही है, तो उस सिचुएशन में उसका जो भार है क्या, वो भार जो है वो घटा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन अगर एक समान वेग से जा रही है, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति का जो आभासी भार होता है, आभासी भार का मतलब क्या होता है कि आपका जो भार है तो वह वास्तविक है, लेकिन जो महसूस हो रहा है वो आपका क्या है, वास्तविक, वो आभासी भार है। तो आभासी भार जो होता है वो क्या होता है, एक मतलब वैसा ही फील होता है अगर लिफ्ट त्वरित वेग से, मतलब अगर त्वरित नहीं है, त्वरित मतलब उसका जो वेग है वो चेंज नहीं हो रहा है। एक समान वेग से अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, तो एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने समझना है कि उसका जो भार होता है वास्तविक भार के बराबर होता है, यानी आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। लेकिन अगर त्वरित वेग से ऊपर नीचे जा रही, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऊपर जा रही है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा भार, और नीचे आ रही है तो घटा हुआ प्रतीत होगा, त्वरित। ठीक है, त्वरित है तो यानी उसका एक्सेलरेशन जो है अगर आपको देखने को मिलता है, तो वेग बढ़ा या घटा, तो इसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। त्वरण उत्पन्न हुआ मतलब आपकी जो लिफ्ट है वो त्वरित है। लिफ्ट अगर त्वरित है तो इस सिचुएशन में अगर नीचे आ रही है लिफ्ट, तो आपका भार घटा हुआ प्रतीत होगा, और ऊपर जा रही है लिफ्ट तो आपका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। होपफुली दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट कीजिए अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। यानी ऐसा समझो कि ऊपर से गिरने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका जो त्वरण होता है वो कैसे होता है। जनरली आप सभी को पता होगा कि देखिए, जब भी कोई वस्तु नीचे गिरती है तो पृथ्वी पृथ्वी द्वारा उस पर जो बल लगाया जाता है वो आमतौर पे क्या होता है, आम तो यूजुअली ऐसा समझो कि सभी वस्तुओं पे बराबर होता है, सभी वस्तुओं पर बराबर होता है। ये बात आप सभी को पता होगी मेरे भाई अच्छे से, क्योंकि जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। प्रीवियस वीडियो मैंने इस चीज को बता रखा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 4 किलोग्राम है, तो किस पर ज्यादा बल लगेगा मेरे भाई, दोनों पर समान बल लगेगा। ठीक है, दोनों पर समान बल लगेगा। और यही बात मैंने आपको बताया था कि अगर निर्वात में दोनों वस्तुओं को एक साथ छोड़ा जाए, ठीक है, जहां पर वायु ना हो, तो उस सिचुएशन में ये दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगी। फील आ रहा होगा कि 4 किलो वाली पहले गिरेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। निर्वात कंडीशन में यही होगा मेरे भाई कि दोनों वस्तुएं साथ में गिरेंगी। तो शून्य में
स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी उस पर जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, उसमें जो वेग परिवर्तन होता है, हम बोल सकते हैं वेग परिवर्तन जो उसमें होगा, त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन कैसा होगा, समान होगा, ठीक है, समान होगा। यानी शून्य मतलब आसमान से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई, ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है जी की इकाई है, ठीक है। जी की इकाई क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जी की इकाई के बारे में, कौन सा पेन ले लिया, हाँ ये लेना चाहिए। तो जी की इकाई की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जी की जो इकाई है, जी क्या है, आप सभी को पता होगा कि जी है आपका गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि ऐसा समझो कि ये दो पिंड हैं, एक पिंड है m1 और एक पिंड है m2। अगर और इनके बीच की जो डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो न्यूटन का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, सॉरी यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, कूलाम के नियम में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन के नियम में केवल और केवल क्या शब्द होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी द्रव्यमान m1 और m2 द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा रहे होंगे तो एक कांस्टेंट आ रहा होगा, जिसका जो होगा क्या आपका जी m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये बात आपको पता है। अब फिलहाल हम बात करते हैं कि जो जी है उसकी इकाई क्या है। तो दोस्तों इसकी जो जी है, जी की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। वो भी अगर आप इसको निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालेंगे, इस चीज को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो फिलहाल आप इस चीज को जब यहाँ से जी की वैल्यू निकाल रहे होंगे, ठीक है, जी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो जनरली आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका हो जाएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, जी आपका यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो मल्टीप्लाई होगा इससे, इसका गुणा एफ से आर से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा m1 m2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप मात्रक निकाल सकते हैं, एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, है ना, हाँ देखो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। पेन कर दो चेंज, किया जी, पेन चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल हो आपको। देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, और आर क्या है दूरी, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और उसके बाद बटा है तो क्या हो जाएगा प्रति। एक द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का क्या हो जाएगा किलोग्राम, फिर द्रव्यमान का किलोग्राम क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मात्रा क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ध्यान देना आपको। इसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी कितना, 6.67 इंटू 10⁻11। यानी कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है। होपफुली दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो ये है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। देखिए दोस्तों मान लेते हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिएगा ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो खींचने के बाद इसमें कुछ आपको इस तरह से, ठीक है, ये फैली हुई इस तरीके से आपको कुछ दिखाई पड़ेगी। तो अब ऐसा समझना है, फिर जब आप बल लगाना छोड़ देंगे तो फिर से स्प्रिंग इसी पोजीशन में आ जाएगी। स्प्रिंग जब इसी पोजीशन में आ जाएगी दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा समझना है कि अपनी फिर पुरानी स्थिति में यानी अपनी मुख्य अवस्था में लौटने के लिए जो बल लगता है वो हमारा क्या होता है, प्रत्यानयन बल, यानी इसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये होता है हमारा रेस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल का मतलब सीधा सा ये समझना है कि जैसे किसी भी वस्तु पर मैंने बल लगाया और उसकी स्थिति में परिवर्तन मतलब आकार में परिवर्तन आ गया, ठीक है, और जो बल हम लगाते हैं आकार में परिवर्तन करने के लिए वो हमारा वो बल कहलाता है विरूपक बल। तो एक्चुअल में जब विरूपक बल को हम हटा लेते हैं तो होता क्या है जनरली कि वो वस्तु अपनी फिर से उसी अवस्था में आ जाती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल बोलेंगे। जैसे आप ऐसे लीजिए, ये लोलक को ले लीजिए, अब इसमें क्या है, ये मान लीजिए किसी आधार से लटका हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो इस तरीके से ये ऐसे करता हुआ ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो क्या होगा, एक बार ऐसे ऐसे, तो अपनी पुरानी अवस्था में आने के लिए जो बल लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल
बोलते हैं, यानी रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। होपफुली दोस्तों आपको बातें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, गतिमान वस्तु में होती है, बस ये बात सबको पता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, मात्रक क्या होता है भैया, ऊर्जा हो चाहे गतिज चाहे हो स्थितिज, मात्रक होता है जूल। फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का, तो के स्क्वायर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। कि क्या आपका गतिज ऊर्जा, एम क्या द्रव्यमान, वी क्या है वेलोसिटी यानी वेग है। गाड़ी अगला क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, यानी कहने का मतलब है कि अगर एक गाड़ी है उसमें इंसान बैठा हुआ है तो उसकी जो ऊर्जा होगी क्या होगी। तो दोस्तों पहली चीज तो स्थित है तो उसकी स्थिति कारण जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, और गति में भी है तो उसकी में जो गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे कि चलती गाड़ी में अगर आदमी बैठा है तो उसमें जो ऊर्जा होगी गतिज और स्थितिज दोनों होगी मेरे भाई। ठीक है, अगर स्थित है तो फिर स्थितिज ऊर्जा ही होगी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। दोस्तों इस बात को देखेंगे कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या है। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना जनरेट किया, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक वो वस्तु अपनी उसी स्थिति में रहने वाली है। गति में है तो गति में रहेगी, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी। ये न्यूटन का पहला नियम है। और न्यूटन के पहले नियम को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं इसको आप जरूर नोट किया कीजिए। और जड़त्व के बारे में किसने बताया था, तो दोस्तों जड़त्व के बारे में बताया था गैलीलियो ने। जड़त्व के बारे में बताया था गैलीलियो ने। ठीक है, न्यूटन का ये प्रथम नियम तो है, लेकिन जड़त्व के न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है, जड़त्व को भी बताता है, उसके बारे में किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो परिभाषित करता है वो किसको करता है, बल को करता है। आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, न्यूटन गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। भाई ये भी तुरंत बताया मैंने कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। बात करते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उससे कौन सा इक्वेशन प्राप्त होता है, दोस्तों हमने पढ़ा एफ इक्वल एम ए। ठीक है, एफ बराबर एम ए हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है मेरे भाई। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से यानी कौन सा समीकरण प्राप्त होता है, किसका व्यंजक प्राप्त होता है, तो दोस्तों प्राप्त होता है बल का। किसका प्राप्त हुआ, बल का। ये एफ क्या है, बल है, एम क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है ऐसा समझिए कि उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। त्वरण बढ़ रहा है तब भी बल बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ रहा है तब भी उस पर लगने वाला बल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो दोस्तों एक वस्तु का जो जड़त्व है वो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। ये बात बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु है, जैसे जस्ट हम कंपैरिजन करते हैं कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान अभी 1 किलोग्राम है और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 3 किलोग्राम है, तो जड़त्व किसका होगा, तो दोस्तों जड़त्व जो होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, वो हो जाएगा आपका 3 किलोग्राम वाली वस्तु का। जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध। अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध। कोई वस्तु जब अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ये घटना आप लोगों ने देखा होगा कि भैया अगर आप बस में बैठे हैं, बस चल रही तो क्या होता है, बस रुक जाती तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी घटनाएं अपनी डेली लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो रियलाइज भी किया उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एनीमोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, दोस्तों एनीमोमीटर का इस्तेमाल वायु का वेग मापने में किया जाता है। ठीक है, वायु का वेग मापने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अल्टीमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कल वाली क्लास में मैंने बताया था। तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है कि अल्टीमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने चर्चा किया था। बात करते हैं ताप की एसआई इकाई। तो दोस्तों ताप की जो एसआई इकाई है वो होती है आपकी केल्विन। ठीक है, ताप की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी क्या होती है, केल्विन होती है। वैसे जनरली आप देखेंगे तो ताप की जो इकाई होती है वैसे तो आप देखेंगे कि क्या होता है आपका, एक तो हो जाएगा आपका केल्विन जो कि आप देख ही पा रहे हैं, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस, है ना, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस, एक हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस, और एक हो जाएगा आपका क्या, एक हो जाता है आपका फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट। अब देखिए यहाँ पर इस बात को देखेंगे तो तीनों के बारे में आपको समझना जरूरी है। वैसे ताप के जो मात्रक होते हैं और होते हैं दो और होते हैं, उसको अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन बताता है मेरे भाई।
ताप के और मात्रक होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कौन कौन होते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बात करते हैं यहाँ पर केल्विन का, जो केल्विन है बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि अगर हम बात करें कि अगर अपन को फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/5 F-32/9, C/5 बराबर F-32/9। ये होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए। और अगर आपको केल्विन में चेंज करना है डिग्री सेल्सियस को, तो आपको क्या करना होता है, 273 में डिग्री सेल्सियस को ऐड ऑन कर देना होता है, आपको केल्विन की वैल्यू मिल जाती है। अब इस तरीके से डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोण की इकाई होती है, यानी कोण का मात्रक होता है। तो दोस्तों कोण का जो मात्रक होता है वो होता है आपका रेडियन। बेसिकली हम बात करते हैं, एक होता जाएगा आपका कोण और एक होता है आपका घन कोण। ठीक है, एक होता है आपका घन कोण। तो घन कोण का मतलब, घन कोण की जो इकाई होती है वो होती है स्टेरेडियन। घन कोण की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है स्टेरेडियन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं कोण की, तो ऐसा समझना है जैसे हम मान लो ये हमने सर्कल खींचा वृत्त और इसके परिधि के द्वारा इतना, यहाँ पर जो कोण बना ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोण जो ये हमारा क्या हो गया, रेडियन। या दो भुजाओं के द्वारा इस पर जब हमारा कोणांतरित किया गया हमारा क्या हो गया, रेडियन हो गया। घन कोण क्या होता है, किसी ठोस भाग के द्वारा, मान लेते हैं जैसे ये हमारा गोला है, ये है, तो इसके द्वारा अब ऐसा समझना है, जस्ट ऐसे एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा बड़ा सा गोला है और उसके किसी एक पार्ट के द्वारा इसके सेंटर पर जितना कोण बनाया जाएगा, ठीक है, जितना कोण बनाया जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, घन कोण। और घन कोण को अब हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। और किसी एक मतलब पार्टिकुलर हिस्से के द्वारा बनाया गया तो उसको हम लोग डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो हमारा ये जो हो जाएगा ओमेगा, यानी ओमेगा क्या होता है हमारा घन कोण। घन कोण का मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं, दाब मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपने एक काम करना है, आपने बताना है बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आपने इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी सदिश का परिमाण, ठीक है दोस्तों, किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो ऐसा समझना है कि कोई सदिश है, सदिश राशि क्या होती है भैया, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसको क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। अदिश क्या होती है, जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो, उसको अदिश राशि बोलेंगे। तो किसी सदिश राशि का जो परिमाण हो सकता है वो क्या ऋणात्मक हो सकता है, तो दोस्तों उसका परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता सदिश राशि का। ठीक है, इस बात को आप सभी ने ध्यान देना है। अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अब देखते हैं इसको कितनी हो जाएगी, 2 गुनी करने पे, 3 गुनी करने पे, 4 गुनी करने पे, फिलहाल ये कितनी हो जाती है इस बात को तो फिलहाल अभी हमें देखना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, फॉर्मूला होता है k² ½ mv², यही होता है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा गतिज ऊर्जा का। तो कह रहा है कि गति, उसकी गति को 2 गुना, मतलब उसका वेग, वेग को हम क्या करते हैं, वेग को अगर हम 2 गुना कर दें, वेग को 2 गुना कर दें, पहले जितना भी था उसका हम 1 मतलब अभी तो जनरली 1 मानेंगे, अब 2 गुना करने का मतलब क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर v की जगह पर हम 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर v की जगह पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा k बराबर ½ और यहाँ पर हो जाएगा m। v की जगह पर अगर आप रख रहे हैं जितना इसकी वैल्यू होती है, तो फिलहाल आप यहाँ पर रखेंगे 2, तो यानी 2 का यहाँ पर कर देंगे कितना होता है, हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा 1/2 mv। v की जगह पर आप रखेंगे हो जाएगा कितना, 4। अब ये देखो ये 4 मतलब जितना था पहले ये क्या हो गया 4, 2 दूना 4 आपका, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों आपका जो ड्राई सेल होता है, ठीक है, आपका जो ड्राई सेल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, तो उसमें केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। अब आपने बताना है कि जो शुष्क सेल है वो प्राइमरी सेल है या फिर सेकेंडरी सेल है। शुष्क सेल है जो है वो प्राइमरी सेल है या फिर सेकेंडरी सेल है, ठीक है, या फिर वो क्या है, सेकेंडरी सेल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक चीज़ बताना है कि इसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो क्या होता है इस सेल में। चलिए दोस्तों, होपफुली दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई या नहीं पसंद आई, जो भी हो दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और
अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर दिया करो, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए फिर जो भी हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।